बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो हिंदुस्तान छोड़ देगा, तुम मौत के साये की तरह इसके पीछे लगे हुए थे। मैंने इसे मशवरा दिया कि अगर तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता है तो शोभा को छोड़ दे, लेकिन वो शोभा से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। और बिल आखिर कल यहाँ इसने अपनी गाड़ी बेच दी और कल रात ही सरहद पार करके नेपाल चला गया। प्राण एक बार फिर खामोश हो गया। इसे बोलने में तकलीफ हो रही थी। वो चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेता रहा, फिर बोला, मुझे इसने अपने साथ ले जाने का वादा किया था। जो आदमी हमें सरहद पार कराने के लिए आया था, इसके पास अपनी गाड़ी थी। देशमुख ने पहाड़ियों में गाड़ी रुकवा ली और बहाने से मुझे नीचे उतार कर फायरिंग कर दी। मुझे 2 गोलियां लगी, एक सीने में और एक पेट में। देशमुख सरहद की तरफ फरार हो गया। मैं तकरीबन 1 घंटा पहाड़ियों में पड़ा रहा और फिर मुझे मालूम नहीं मैं पहाड़ियों से निकलकर आबादी तक किस तरह पहुंचा। मैं एक सुनसान सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। होश आया तो यहाँ मौजूद था। वो एक बार फिर खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। इस मर्तबा खामोशी का वक्फा कुछ तवील हो गया और बिल आखिर पहले से भी ज्यादा मध्यम लहजे में कहने लगा, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, इसकी अब मुझे परवाह नहीं, लेकिन देशमुख को जिंदा नहीं रहना चाहिए। मुझे यकीन है तुम इस तक पहुंच जाओगे। इसे सजा देना तुम्हारा काम है। मैं रवि और देशमुख के बारे में मजीद सवालात करता रहा, लेकिन काम की कोई बात मालूम नहीं हो सकी। मैं बेंच से उठ गया और इसके कुछ ही देर बाद हम अस्पताल से निकल रहे थे। इस वक्त 11:30 बज रहे थे। हमने अभी तक रात का खाना नहीं खाया था। मेरे साथ चलती हुई बिमला बार बार मुझे कोहनी से ठोका मार रही थी और मेरा ख्याल है आजम खान ने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। वो एक रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ा तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। बिमला के चेहरे पर भी रौनक सी आ गई थी। इस वक्त मुझे जान की याद आ गई। इससे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी और यही सिफ्त मैंने बिमला में भी नोट की थी। खाने के बाद होटल पहुंचे तो 12:30 बज चुके थे। मैं जाते ही अपने बिस्तर पर गिर गया, पर प्राण की बातें इस वक्त भी मेरे दिमाग में सनसनाहट सी पैदा कर रही थी। देशमुख शोभा को लेकर सरहद पार कर गया था। प्राण के कहने के मुताबिक शोभा अभी तक अगरचे देशमुख के शर से महफूज रही थी, लेकिन इसकी ज़हनी कैफियत के बारे में प्राण ने जो कुछ बताया था, इससे मैं परेशान हो गया था। वो जिस नौ के हालात से 2-4 थी, इसके पेशे नजर कुछ ऐसी ही तवक्को की जा सकती थी। मुझे अंदेशा था कि इसका दिमाग न पलट जाए और इससे पहले कि शोभा को कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाए, इसे हर सूरत में देशमुख के चुंगल से छुड़ाना था। देशमुख एक रात पहले सरहद पार कर गया था। इस तरह वो हमसे 24 घंटे आगे निकल गया था और मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता था कि सरहद पार करने का मौका कब मिले। आजम खान की सूरत में एक उम्मीद बंधी थी, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। दोपहर को खान ने कहा था कि शायद आज रात। दरवाजे पर दस्तक की हल्की सी आवाज सुनकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और बिमला की तरफ देखने लगा। वो भी उठकर बैठ गई थी। इसी दौरान दस्तक की आवाज दोबारा उभरी। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। वो आजम खान था। सो गए थे? वो अंदर दाखिल होते हुए बोला। नहीं, मैंने जवाब दिया। आजकल नींद शायद हमसे रूठ गई है। तुम इस वक्त हम जा रहे हैं। इसने मेरी बात काट दी। तुम लोग तैयार हो जाओ, इस वक्त 1:30 बजा है। ठीक 2 बजे तुम्हें हवेली के बरामदे में होना चाहिए। 2 बजे के बाद किसी भी वक्त गाड़ी हमें लेने के लिए पहुंच जाएगी। ठीक है, हम चंद मिनट में नीचे आ जाएंगे, मैंने जवाब दिया। आजम खान के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। बिमला उछलकर बेड से उतर गई थी। दोपहर को यहाँ आने के बाद हमने कपड़े बदले थे। मैले कपड़े अभी तक बाथरूम में टंगे हुए थे। बिमला वो कपड़े उठाकर थैले में ठोंसने लगी और मैं कंबल तय करने लगा। पहाड़ी इलाकों में रात के वक्त सर्दी बढ़ जाती थी। इस तरह ये कंबल हमारे लिए बहुत अहम हो गए थे और मैं ये कंबल छोड़ना नहीं चाहता था। हम 2 बजे से पहले ही अपना सामान लेकर होटल के बरामदे में पहुंच गए। होटल का एक मुलाजिम कुर्सी पर बैठा ओंग रहा था। हमारे कदमों की आहट सुनकर वो उठ गया। बरामदे में कुछ और भी कुर्सियां पड़ी हुई थी। मैंने बिमला को इशारा किया और हम कुर्सियों पर बैठ गए। ठीक 2 बजे आजम खान भी आ गया। इसने अपना शोल्डर बैग हमारे करीब रख दिया और बरामदे से निकलकर हवेली के फाटक की तरफ चला गया। 20 मिनट बाद फाटक के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। आजम खान तेज तेज कदम उठाता हुआ हमारे करीब आ गया और हम अपना सामान उठाकर इसके साथ चल पड़े। वो स्याह रंग की बड़ी लैंड क्रूजर थी। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में सफर के लिए इससे बेहतर कोई और गाड़ी नहीं हो सकती थी। मुझे और बिमला को सबसे पीछे वाली सीट पर बिठा दिया गया। आजम खान ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। दरमियान की सीट खाली थी। ड्राइवर ने खान की तरफ देखा और गाड़ी एक हल्के से झटके से आगे बढ़ा दी। शहर मुकम्मल तौर पर सुनसान और सड़कों पर सन्नाटा था।
अगर कोई बड़ा शहर होता तो इस वक्त भी सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदोरफ्त जरूर होती, लेकिन रात के इस समय टनकपुर को देखकर लगता था जैसे जिन फिर गया हो। अलबत्ता एक मोड़ पर 2-3 कुत्तों ने भौंकते हुए गाड़ी का ताक़ब जरूर किया था, लेकिन थक कर खुद ही पीछा छोड़ दिया था। गाड़ी शहर से निकलकर इस सड़क पर आगे जो सरहद की तरफ चली गई थी। सरहद का फासला शहर के मरकज से चंद किलोमीटर से ज्यादा नहीं था। वहाँ चौकी थी और दिन के वक्त पासपोर्ट के जरिए सरहद पार करने वालों की बाकायदा आमदोरफ्त रहती थी, लेकिन शाम 6 बजे इस चौकी के फाटक बंद कर दिए जाते थे। तकरीबन 2 किलोमीटर इस सड़क पर आगे जाने के बाद हमारी गाड़ी दाएं तरफ एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। ये रास्ता आगे जाकर पहाड़ियों में दाखिल हो गया। गाड़ी इस पथरीले रास्ते पर हल्की रफ्तार से चलती रही और बिल आकर एक जगह रुक गई। हमारे चारों तरफ तारीकी और सन्नाटा था। गाड़ी की तमाम बत्तियां भी बुझा दी गई थी। ड्राइवर बार बार कलाई पर बंधी हुई इलेक्ट्रॉनिक वॉच का बटन दबाकर इसके अंदर नमूदार होने वाली निहायत मध्यम रोशनी में वक्त देख रहा था। ठीक 3 बजे सामने बहुत दूर कदरे बुलंदी पर शोला सा चमका। यूं लगा था जैसे किसी ने सिगरेट सुलगाने के लिए दिया सलाई या लाइटर जलाया हो। वो शोला फौरन ही बुझ गया। ड्राइवर संभल कर बैठ गया। इसकी नजरें इस तरफ लगी हुई थी। वो शोला वक्फे वक्फे से 3 मरतबा चमका। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। हेडलैंप से या गाड़ी की कोई और बत्ती नहीं जलाई गई थी। गाड़ी अंधेरे में हल्की रफ्तार से चट्टानों में बल खाते हुए रास्ते पर चलती रही। लगता था जैसे ये रास्ता ड्राइवर का खूब अच्छी तरह देखा बाला हो और वो आंखें बंद करके भी गाड़ी चला सकता हो। तकरीबन 15 मिनट तक यही सूरत हाल रही। गाड़ी हल्की रफ्तार से चलती रही। आगे ढलान शुरू हो गई थी और फिर अचानक ही ड्राइवर ने हेडलैंप रोशन कर दिया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। हमने सीमा पार कर ली है। आजम खान ने पीछे मुड़कर हमारी तरफ देखते हुए कहा, 1 घंटे बाद हम जोड़िया पानी पहुंच जाएंगे। जोड़िया पानी मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। हाँ, ये एक छोटी सी बस्ती है। हम कुछ देर वहाँ रुकेंगे और फिर दूसरी गाड़ी पर आगे रवाना हो जाएंगे, आजम खान ने बताया। हम इस वक्त जोड़िया रेंज के पहाड़ी इलाके के साथ साथ सफर कर रहे थे। यहाँ पहाड़ियाँ ज्यादा बुलंद नहीं थी, ताहम शुमाल की तरफ बढ़ते हुए ये पहाड़ियाँ बतदरीज बुलंदी इख्तियार करते हुए अजीम हिमालय की सूरत इख्तियार कर जाती थी, जबकि जनूब की तरफ बतदरीज मैदानी इलाका फैलता चला गया था। इस तरफ चंद किलोमीटर के फासले पर भारत की सरहद थी, जिसके दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का इलाका था। टनकपुर से जोड़िया पानी का इलाका 60-65 किलोमीटर के लगभग था। हम तकरीबन 2.25 घंटे में जोड़िया पानी पहुंच सके थे। ये बस्ती भी सन्नाटे में डूबी हुई थी, मगर गाड़ी बस्ती की तरफ जाने की बजाय इससे 2 किलोमीटर पहले ही दाएं तरफ एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई और मजीद 3-4 किलोमीटर फासला तय करने के बाद एक बहुत बड़े फाटक के सामने रुक गई। ड्राइवर को हार्न बजाने की जरूरत पेश नहीं आई। गाड़ी रुकने के 30 सेकंड बाद फाटक खुल गया और ड्राइवर गाड़ी को अंदर लेता चला गया। ये बहुत बड़ा अहाता था। दीवारें बहुत ऊंची थी। अहाते में जा बजा ऊंचे दरख्त नजर आ रहे थे और अहाते के बिल्कुल आखिर में एक 2 मंजिला इमारत थी। मैं इसे हवेली ही कहूंगा। गाड़ी हवेली के कशादा बरामदे के सामने रुक गई, जहां पहले भी सिल्वर कलर की एक कार खड़ी थी। 2 आदमी तारीकी में किसी तरफ से नमूदार हुए और हम लोग गाड़ी से उतर आए। सरहद पार करने के बाद से बिमला मुसलसल ऊँगती रही थी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। हमने अपना सामान गाड़ी ही में छोड़ दिया। हमें हवेली के एक वसी कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां एक बारी बरकम तवील कामत आदमी हमारा मुंतजर था। वो नेपाली था। सफेद तंग मोरी का पजामा, शेरवानी की तरह काला कोट जो घुटनों तक था और सर पर गोल टोपी थी। इसने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद ही चाय आ गई। इसके साथ दीगर लवाजमात भी थे। लगता था कि इन्हें हमारी आमद की इतला थी और सारे इंतजाम पहले ही से किए गए थे। चाय खत्म होने के बाद इस शख्स ने नेपाली जुबान में आजम से कुछ कहा और आजम मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग इस कमरे में जाकर कुछ आराम कर लो। हम लोग सुबह 7 बजे यहाँ से रवाना होंगे। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। हमारे और देशमुख के बीच वक्त का फासला बढ़ता जा रहा था और मुझे शोभा की फिक्र खाए जा रही थी। बेबसी मेरे आड़े आ रही थी और जाहिर है इस सूरत हाल में कुछ नहीं किया जा सकता था। हमें एक कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां शानदार और आरामदेह बिस्तर लगा हुआ था। इस वक्त 4:30 बजने वाले थे। हमारे पास आराम के लिए तकरीबन 2.5 घंटे थे। बिमला बिस्तर पर औंध गिरकर सो गई और मैं एक आराम कुर्सी पर बैठकर ओंगने लगा। 6:30 बजे हमें जगा दिया गया। जरूरियात से फारग होकर नाश्ता किया और 7:15 बजे हम रवानगी के लिए तैयार हो गए। इस मर्तबा सिल्वर कलर वाली कार सफर के लिए मुंतखब की गई थी। वो दराज कामद नेपाली हमारा मेजबान सुरेंद्रा हमारे साथ था। ड्राइविंग सीट इसी ने संभाली थी। इसके
साथ वाली सीट आजम ने संभाल ली। मैं और बिमला पिछली सीट पर बैठ गए। हमारा सामान कार की डिग्गी में रख दिया गया। जोड़िया पानी ज्यादा बड़ा कस्बा नहीं था, लेकिन इसके साथ रॉयल वाइल्ड लाइफ रेंज था जो कई मील आगे भारत की सरहद तक फैला हुआ था। ये वसीओ अरीज जंगल हाथियों की अफजाइश नस्ल के लिए मखसूस था और यहाँ हाथी का शिकार इंसानी कत्ल से भी ज्यादा संगीन जुर्म समझा जाता था। पुख्ता और कशादा सड़क जंगल के साथ साथ चली गई थी। दूसरी तरफ कुछ फासले पर पहाड़ी सिलसिला था जो शुमाल की तरफ बतदरीज बुलंद होता चला गया था। नेपाल में जगह जगह बुद्ध इबादत गाहें थी और हिंदुओं के कदीम तारीखी मंदिर थे। इसके अलावा कई नेशनल पार्क, परिंदों और जंगली जानवरों के रिजर्व वायर्स थे जहाँ जंगली हयात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था। गैर मुल्की सयाह भी बड़ी तादाद में इन मकामात पर सैरो तफरीह के लिए आते थे और इसीलिए सड़कों और रास्तों पर खास तवज्जो दी गई थी ताकि सयाहों को आमदोरफ्त में कोई दुश्वारी पेश न आए। तकरीबन 225 किलोमीटर फासला तय करके हम दोपहर के करीब तेल पानी नामी कस्बे में पहुंच गए। इसके साथ ही मीलों तक फैला हुआ परिंदों का रिजर्वायर और इससे आगे नेशनल पार्क था जो मीलों आगे तक चला गया था। दोपहर का खाना हमने तेल पानी के एक रेस्टोरेंट में खाया और कुछ देर आराम करने के बाद आगे रवाना हो गए। बड़ा सरसब्ज और खूबसूरत इलाका था। सड़क भारत की सरहद के मतवाजी चल रही थी। इसके दूसरी तरफ यूपी का सूबा था जिसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत होने का एजाज हासिल है। कहीं हम सरहद के बिल्कुल करीब पहुंच जाते और कहीं मीलों का फासला हायल हो जाता। शाम 5 बजे के करीब हम बटवाल पहुंच गए। ये मतवसत दर्जे का शहर था और यहाँ एयरपोर्ट भी था। इस शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर जनूब में भारत की ऐन सरहद पर महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि लेमीन नामी कस्बा था और शायद इसी वजह से बटवाल शहर में भी बुद्ध बख्शु बड़ी तादाद में नजर आ रहे थे। लमीन जाने वाली सड़क सिद्धार्थ हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त ज्यादा थी। बटवाल में हमने एक होटल में पड़ाव डाल दिया था। मुझे और बिमला को होटल में छोड़कर आजम और ब्रेंद्रा कहीं चले गए, लेकिन 6 बजे के करीब वो दोनों वापस आ गए। ब्रेंद्रा तो होटल के बाहर कार में बैठा रहा था और आजम हमारे कमरे में आ गया। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तानसेन जा रहे हैं। इसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मैंने तानसेन का नाम सुन रखा था। वो तो कोई कलाकार था, सुना है इसके गले में बड़ा सोज था। वो जब गाता था तो कायनात की हर शय साकत हो जाती थी। मगर आजम खान पता नहीं किस तानसेन की बात कर रहा था। मैं समझा नहीं। तानसेन अरे भाई शहर का नाम है जो यहाँ से 40-45 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसने मेरी बात काट दी। हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारा शिकार देशमुख तानसेन में वाक़या नारायण मंदिर में मौजूद है। इससे पहले कि वो वहाँ से निकल जाएं, हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। मैं एक झटके से उठ गया। मैंने पैरों को आराम पहुँचाने के लिए जॉगर्स उतार रखे थे। मुझे जॉगर्स पहनने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। बिमला मुझसे पहले ही उठकर दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। होटल से बाहर आने में भी हमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। ब्रेंद्रा कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। इंजन स्टार्ट था। हमारे बैठते ही इसने कार आगे बढ़ा दी। शहरी हदूद से निकलकर कार शुमाल की तरफ जाने वाले हाईवे पर दौड़ने लगी। इस तरफ पहाड़ों में ये हाईवे तकरीबन 150 किलोमीटर दूर पुखारा नामी शहर तक चली गई थी। भारत की सरहद पर वाक़या लमीन कस्बे से पुखारा तक ये सड़क सिद्धार्थ हाईवे भी कहलाती थी। इस वक्त हम शुमाली सिद्धार्थ हाईवे पर सफर कर रहे थे। इस हाईवे पर भी अच्छा खासा ट्रैफिक था। पूरा नेपाल पहाड़ों पर मुश्तमिल होने के बावजूद पूरी तरह आबाद था। हर चंद किलोमीटर के बाद कोई ना कोई बस्ती मौजूद थी। पहाड़ सब्जे से ढके हुए थे। जहाँ नशीबी इलाके थे वहाँ खेती बाड़ी होती थी। पहाड़ों में फलों के बागात थे। तराइयों में साल में 2 मरतबा धान की फसल होती थी। तमाम कस्बे, शहर और गांव पुख्ता सड़कों के जरिए एक दूसरे से मिले हुए थे। ये कहना गलत ना होगा कि हिमालय के इस देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। हर बड़े और दरमियाने शहरों के दरमियान हवाई राब्ते भी थे। दोबन और लागर नामी कस्बों में रुके बगैर कार शुमाल की तरफ सफर करती रही। ये सड़क बतदरीज बुलंदी की तरफ चली गई थी। कहीं कहीं निशेब भी थी। बटवाल से रवानगी के चंद मिनट बाद ही अंधेरा फैल गया था। पहाड़ियों में बाल खाती हुई सड़क पर कार के हेडलैंप्स की मुतहरक रोशनी बड़ा पुरअसरार तासर दे रही थी। 1 घंटे बाद हम तानसेन पहुंच गए। ये भी एक बड़ा कस्बा था। नारायण मंदिर की वजह से यहाँ भी सैकड़ों यात्रियों की आमदोरफ्त थी। अच्छा बारौनक कस्बा था। ब्रेंद्रा ने कार एक सराय के सामने रोक ली। बिमला को सराय में छोड़ दिया गया। कार भी वहीं छोड़ दी गई थी। हम तीनों पैदल ही एक तरफ चलने लगे। नारायण मंदिर ज्यादा दूर नहीं था। बहुत बड़ा मंदिर था। इस वक्त अगरचे शाम के 7:30 बज रहे थे, लेकिन मंदिर में खासी रौनक थी। बाहर
बाहर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बरिंद्रा ने हमें गेट के करीब रुकने का इशारा किया और खुद अंदर चला गया। इसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई थी। इसके साथ एक पंडित भी था। अजीब हैयत थी। इस पंडित की पेशानी कोई बालशत भर चौड़ी थी। गंजी खोपड़ी के पीछे सिर्फ बालों की झालर थी। दाढ़ी साफ थी लेकिन मूंछें खासी बड़ी थी। कानों में सोने के बाले और नाक में भी दोनों नथनों के बीच में सोने की बाली थी। नाक में ऐसी बालियां मैंने राजस्थान में औरतों को पहने हुए देखा था। पंडित ने घेरवे रंग की धोती पहन रखी थी। पेट मटके की तरह आगे को निकला हुआ था और गले में रंग बिरंगी कई मालाएं थी। वो जब सांस लेता तो यूं लगता जैसे सांप फुंकार रहा हो। हम इसे मंदिर के गेट से हटाकर दूर एक तारीख गोशे में ले गए। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो पंडित रघुनाथ, बरिंद्रा ने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। फिल वक्त तो तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर तुमने हमारी बातों का ठीक ठीक जवाब न दिया तो तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। सागर माथा की पुलिस अभी तुम्हें भूली नहीं है। हुक्म करो महाराज, हम तो तुम्हारे दास हैं। पंडित रघुनाथ दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। इसका चेहरा कुछ और तारीख हो गया था। यहाँ इंडिया से कुछ लोग आए हैं, बरिंद्रा ने कहा। एक उधेड़ उम्र आदमी और एक बीमार औरत। इसने देशमुख का हुलिया बताया। 2 आदमी मुकामी हैं, बदमाश उचक्के। वो लोग मंदिर में आए हुए हैं। कहाँ हैं वो लोग? गेट की तरफ से बहुत कम रोशनी इस तरफ पहुंच रही थी। मेरी नजरें पंडित रघुनाथ के चेहरे पर मरकूज थीं। बरिंद्रा की बात सुनकर इसका चेहरा एक लम्हे को मुतगय्यर हो गया था, लेकिन इसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। वो लोग आए थे सरकार, इसने दोनों हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया। वो मंदिर में पंडित भोज के पास आए थे। इनके साथ रवि के 2 आदमी थे, पर वो 1 घंटा यहाँ ठहर कर चले गए। कब आए थे और कहाँ गए? बरिंद्रा ने पूछा। 4 बजे आए थे सरकार, 5 बजे काठमांडू चले गए, पंडित ने जवाब दिया। सोच लो पंडित, बरिंद्रा ने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई और वो लोग मंदिर ही में या तानसेन में शहर में मौजूद हुए तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा क्या असर करूंगा। मैं सच कह रहा हूँ सरकार, पंडित ने एक बार फिर हाथ जोड़ दिए। मैं आपके सामने कूड़ नहीं मारूंगा। वो लोग काठमांडू चले गए, रवि के पास मिलेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं, लेकिन तुम 1 घंटे तक मंदिर के अंदर नहीं आओगे, बरिंद्रा ने कहा। ठीक है सरकार, मैं यहीं धरना जमा लेता हूँ। पंडित वहीं जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। हम मंदिर में आ गए। कई और दासों और दासियों से भी पूछा, कोई भी कुछ नहीं बता सका। सिर्फ एक दासी से ये पता चला कि दोपहर के बाद एक औरत और 3 आदमी पंडित भोज के पास आए थे। औरत बीमार थी। इस दासी ने इन्हें पंडित भोज के स्थान में तो जाते हुए देखा था, लेकिन वो बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दिए थे। हम तकरीबन 1 घंटे तक मंदिर में मालूमात हासिल करते रहे, फिर बाहर आ गए। वो लोग निकल गए। बरिंद्रा ने मंदिर से बाहर आते हुए कहा, अब काठमांडू ही में इनका कुछ पता चलेगा। हम लोग खाना खाने के लिए बाजार के एक रेस्टोरेंट में रुक गए। इन दोनों ने तय कर लिया था कि रात तानसेन ही में गुजार कर सुबह सवेरे यहाँ से रवाना हुआ जाए। खाना खाने के बाद मैंने बिमला के लिए खाना पैक करवा लिया। बरिंद्रा और आजम खान मुझे सराय के सामने छोड़कर चले गए। उन्होंने रात कहीं और गुजारने का फैसला किया था। बिमला थकी हुई थी और शायद वो सो गई थी। कई मरतबा खटखटाने के बाद दरवाजा खुला था। इसने मुंह हाथ धोया तो मैंने इसके सामने मेज पर खाना रख दिया। ये कमरा अगरचे कुशादा था, लेकिन बेड एक ही था और गनीमत था कि इसके साथ बाथरूम भी था। लकड़ी का दरवाजा 2 पट का पुराने तर्ज का था, जिस पर दरमियान और ऊपर जंजीर वाली कुंडी लगी हुई थी। ये सराय शायद बहुत कदीम थी और इसमें कोई जदीद तब्दीली पैदा करने की कोशिश नहीं की गई थी। एक वसी अरीजा अहाता था जिसके चारों तरफ कितारों में कमरे बने हुए थे। कमरों के सामने तवील बरामदे थे। वस्त में मैदान था जिसमें घास लगा दी गई थी और दरमियान एक मुख्तसर सा हौज बनाकर फवारा भी लगा दिया गया था, जिसके आसपास 3-4 लकड़ी के खंभों पर बल्ब भी रोशन थे। और इस वक्त कुछ लोग टोलियों की सूरत में घास पर बैठे हुए थे। कई दिन के इस तवील सफर ने मुझे भी बुरी तरह थका दिया था। लगता था जैसे हमारा ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। मैंने दरवाजा बंद करके कुंडे में लोहे की मुड़ी हुई वो सलाख फंसा दी जो पहले ही से कुंडे की जंजीर में अटकी हुई थी। इस मुड़ी हुई सलाख से गोया ताले का काम लिया जा रहा था। खाने के थोड़ी ही देर बाद बिमला बिस्तर पर लेट गई थी। मैं कुर्सी पर बैठा सूरत हाल का तजिया करता रहा। फिर पिछले 4-5 दिनों में हमने सैकड़ों मील का सफर कर लिया था, लेकिन हम अब भी बेनीलो मराम ही रहते, अपनी मंजिल से बहुत दूर। बाहर लोगों के चलने फिरने और बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने बिमला की तरफ देखा, वो सो चुकी थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। मुझे इस पर तरस भी आ रहा था कि बिला वजह जोखों में पड़ी हुई थी। अगर अपने घर पर होती तो
इस वक्त आरामदेह बिस्तर पर सुकून की मीठी नींद सो रही होती। सो तो वो इस वक्त भी रही थी, लेकिन वो नींद भी बेचैन थी। मैंने बाथरूम की बत्ती बुझाकर दरवाजा चंद इंच के करीब खुला छोड़ दिया और कमरे की बत्ती बुझाकर बिमला के पहलू में बिस्तर पर लेट गया और इसके बाद मुझे भी होश नहीं रहा था। सुबह 5 बजे के करीब दस्तक की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। वो आजम खान था। हम खाने वाले कमरे में बैठे हैं। आजम ने कहा, तुम लोग तैयार होकर वहीं आ जाओ, हम 6 बजे रवाना हो जाएंगे। आजम वापस चला गया। इन दोनों ने रात पता नहीं कहाँ गुजारी थी। मैंने दरवाजा बंद करके बिमला को जगा दिया और आधे घंटे से भी कम वक्त में तैयार होकर हम सराय के दफ्तर से मुल्हिक खाने के कमरे में पहुंच गए। यहाँ बरेंद्रा और आजम के अलावा 2 और आदमी बैठे हुए थे। इस कमरे से मुल्हिक किचन था। बरेंद्रा उठकर किचन में चला गया और थोड़ी ही देर बाद वो मुलाजिम के साथ नाश्ता लेकर आ गया। नाश्ते के बाद 6:15 बजे के करीब हम तानसेन से रवाना हो गए। इस वक्त सूरज नहीं निकला था। फिजा में धुंध सी फैली हुई थी। अगर हम सुधार्थ हाईवे पर सफर करते हुए तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पोखरा की तरफ जाते तो वहां से मशरक की तरफ पृथ्वी हाईवे का रुख करते। इस तरह काठमांडू पहुंचने के लिए हमें मजीद 250 मील का फासला तय करना पड़ता, लेकिन तानसेन से निकलकर चंद किलोमीटर का फासला तय करने के बाद बरेंद्रा ने कार मशरक की तरफ एक जैली सड़क पर मोड़ दी। पहाड़ियों में बल खाती हुई ये सड़क कहीं पुख्ता थी और कहीं कच्ची। हम दरियाए काली गंदगी के साथ साथ इस सड़क पर सफर करते हुए दोपहर से जरा पहले महेंद्र हाईवे पर निकल आए। चंद किलोमीटर आगे नारायणगढ़ शहर था, लेकिन हम वहां नहीं रुके। इससे चंद किलोमीटर आगे भरतपुर शहर था, जहां एयरपोर्ट भी था। हम भरतपुर में सिर्फ 1 घंटा रुके। खाना खाने के अलावा गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाया गया और फिर इस सड़क पर तकरीबन 90 किलोमीटर का फासला तय करके हम त्रिभुवन हाईवे पर आ गए। यहाँ से काठमांडू सिर्फ 130 किलोमीटर के फासले पर रह गया था। हमने त्रिभुवन हाईवे पर शिमाल की तरफ सफर जारी रखा और बिल आखिर सपहर 5 बजे के करीब थानकोट पहुंच गए। थानकोट काठमांडू से 15 किलोमीटर के फासले पर एक खूबसूरत आबादी थी। बरेंद्रा ने कार आबादी से हटकर दरख्तों के झुंड में एक खूबसूरत बंगले के सामने रोक ली। हारन बजाते ही बंगले का गेट खुल गया और बरेंद्रा कार को अंदर लेता चला गया। बरामदे के सामने पहले भी नीले रंग की एक छोटी कार खड़ी थी। बरेंद्रा ने अपनी कार इसके पीछे रोक ली और इंजन बंद कर दिया। इस वक्त बरामदे वाले दरवाजे से एक खूबसूरत औरत को बरामद होते देखकर मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। इसकी उम्र 25-26 साल होगी। इसने नेपाली लिबास पहन रखा था। बरेंद्रा से वो बड़ी गर्मजोशी से मिली थी। हमारा इस्तकबाल भी इसने बड़ी गर्मजोशी से किया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।